हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं असेंडिंग द सीरीज में किलियानी सिंथेसिस। सबसे पहले तो जान लें कि असेंडिंग द शुगर सीरीज का अर्थ क्या है। इसका असेंडिंग का मतलब है अब आरोहण, यानी इंक्रीज होना, यानी स्टेप अप होना। और इसका मतलब ये है शुगर सीरीज़। और क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, असेंडिंग का अर्थ यहाँ सीधे सीधे होता है कि कार्बन के एटम्स में इजाफा होना या इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होना। यानी जितने कार्बन एटम्स पहले जो शुगर मॉलिक्यूल में है उसको अगर हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो उसे कहेंगे असेंडिंग द शुगर सीरीज़। तो चेन लेंथनिंग ऑफ शुगर्स भी इसको कहा जाता है, यानी जो श्रृंखला है शुगर की या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल की, उस श्रृंखला की लंबाई में बढ़ोतरी होना। और श्रृंखला की लंबाई में इंक्रीज़ या बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब हम कार्बन के जो संख्या है, कार्बन एटम्स की जो संख्या या उसका जो नंबर है वो बढ़ा दें। तो उसका एक बहुत फेमस मेथड है किलियानीज फिशर सिंथेसिस। आइए देख लेते हैं कि किलियानीज फिशर सिंथेसिस में होता क्या है, जो कि असेंडिंग द शुगर सीरीज या असेंडिंग चेन लेंथनिंग ऑफ शुगर्स का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। किलियानीज फिशर सिंथेसिस या किलियानी सिंथेसिस सबसे पहले हेनरिच किलियानी के द्वारा 1885 में दिया गया था। और इन्होंने एल्डोज को एल्डोनिक एसिड में कन्वर्ट करने का मेथड बताया था। फिशर ने उस एल्डोनिक एसिड को एल्डोज में परिवर्तित करने का मेथड बताया। तो इन दोनों को मिलाकर, मतलब किलियानीज के मेथड को या फिशर के मेथड, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि एल्डोज से हायर एल्डोज तक कैसे पहुंचा जाता है। यानी जो किलियानीज फिशर सिंथेसिस है वो एल्डोज शुगर के लिए है, ना कि कीटोज शुगर के लिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ फॉर एल्डोज शुगर। तो लोअर एल्डोज शुगर से हायर एल्डोज शुगर में कैसे पहुंचा जा सकता है, उसका एक तरीका है किलियानीज फिशर सिंथेसिस। यहाँ एग्जाम्पल जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं। पहला कार्बन एटम आप कह सकते हैं एल्डिहाइडिक फंक्शन है, दूसरा जो कार्बन एटम है उसमें HOH लगा हुआ है, और तीसरा जो कार्बन एटम है वो CH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहलिक फंक्शन है। इसमें किलियानी सिंथेसिस के द्वारा जब इसका ट्रीटमेंट होता है या इसको रिएक्ट करवाया जाता है तो डी इरिथ्रोज मिलता है। इरिथ्रोज में दोनों OH एक ही साइड में होते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले के अंदर। मैं आपको बता दूं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो प्रदर्शन है शुगर मॉलिक्यूल का, इस प्रेजेंटेशन को कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो ये इरिथ्रोज डी इरिथ्रोज हमको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से प्राप्त होता है। इसके साथ ही डी थ्रियोज भी प्राप्त होता है। हम आगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। लेकिन जो यहाँ गौर करने वाली बात है या यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये कि 1 2 3, यहाँ 3 जो कार्बन एटम से हम शुरू हुए थे, और किलियानी सिंथेसिस के बाद वी आर गेटिंग 1 2 3 एंड 4। इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, पहला एल्डिहाइडिक, दूसरा और तीसरा CHOH, और चौथा CH2OH में के रूप में। सो डी इरिथ्रोज हमें प्राप्त हुआ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। एल्डोज शुगर मॉलिक्यूल का रिएक्शन कैसे करें कि हायर एल्डोज मिले फिशर किलियानी फिशर सिंथेसिस में। देखिए, इसमें पहले होता है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया जाता है। जो हमें यौगिक प्राप्त होता है या कंपाउंड मिलता है उसका डीएमिनेशन बाय एसिड किया जाता है। फिर लैक्टोनाइजेशन होता है हीटिंग के द्वारा, और लास्ट में रिडक्शन के द्वारा हमको हायर एल्डोज शुगर प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें किस प्रकार से होती हैं, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एज एन एग्जाम्पल। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया यहाँ पर किलियानी सिंथेसिस पढ़ने के लिए। और हम देख सकते हैं जो सबसे पहला स्टेप है वो HCN के साथ रिएक्शन है। और हमें मालूम है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है। और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो कार्बन ऑक्सीजन
बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है। यहाँ जो HCN है, HCN में जो CN आयंस हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये नेगेटिव हिस्सा जो है इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, जिसके वजह से ये देखिए ये हमें मिला जो फर्स्ट कार्बन था, जो कार्बोनाइल कार्बन है, जो कि कायरल नहीं है। कायरल इसलिए नहीं है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और कायरल कार्बन के लिए उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ से ये कार्बन, यही वाला कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है और कायरल हो गया है। इसीलिए इसको हमने इस तरह से रेड स्टार के द्वारा दिखाया गया है, हमने इसको दिखाया है। ये C डबल बॉन्ड O अब OH के रूप में चेंज हो गया है, और इस कार्बन पर ये CN जुड़ गया है, और ये वाला कार्बन ये कार्बन है। तो इस तरह से साइनोहाइड्रोजन प्राप्त हुआ। और आप एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिए कि जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस में जो OH है वो राइट हैंड साइड पे भी जा सकता है या लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकता है, क्योंकि ये फ्लैट या sp2 प्लानर कार्बन है और दो विपरीत दिशाओं से इसके ऊपर आक्रमण हो सकता है। तो OH इसका जो है अब ये राइट में भी हो सकता है, OH इसके लेफ्ट में भी हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये फर्स्ट कार्बन था वो अब ये सेकंड कार्बन हो गया, ये फर्स्ट नहीं रहा। ये वाला कार्बन ये है और यही वाला कार्बन ये है, इसके दो विपरीत कॉन्फ़िगरेशन या अभिविन्यास हुए हैं इन दोनों जगह पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ OH राइट में, यहाँ OH लेफ्ट में, क्योंकि ये sp2 से अब चेंज हो गया है sp3 इन दोनों प्लेसेस पे। तो इस तरह से दो चांसेस होते हैं, दो केसेस बनते हैं यहाँ पर। और बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम इसका फिर दोबारा रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पर CN के स्थान पर ये कार्बन के ऊपर OH और यहाँ पर NH जुड़ा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का, और दोनों ही और कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं हुआ है। देखिए ये सेम टू सेम रिएक्शन यहाँ भी हो रही है। पैरेलल हम दोनों सीरीज़ को चलाएंगे, एक जिसमें यहाँ OH राइट में है और एक यहाँ पर OH लेफ्ट में है। तो इसके अंदर टॉटोमेरिज्म या समावयवता होती है, जिसकी वजह से ये जो छोटा एटम हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी सेम टू सेम रिएक्शन होगी। इस सीरीज़ को मैं नेक्स्ट स्लाइड में चला रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, तो इसका ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है इन दोनों सीरीज़ जो अब आगे बढ़ रही हैं उनके द्वारा। देखिए वहाँ पर C कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड OH था, अब ये डबल बॉन्ड O हो गया है, और जो कार्बन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया है। इन दोनों में सेम टू सेम वही परिवर्तन आया है चलाव्यवता के द्वारा, और अंतर इनका बरकरार है, सेम टू सेम है, जैसे OH यहाँ पर राइट एंड OH यहाँ पर लेफ्ट, जो कि हम डी ग्लिसराल्डिहाइड से शुरू हुए थे। डी इसलिए क्योंकि जो फिफ्थ कार्बन है उसके ऊपर जो OH है वो राइट हैंड साइड में है। अब देखिए इसका फर्दर इसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ से एमोनिया मॉलिक्यूल दोनों में ही निकल जाएगी, और दोनों के दोनों जो है ये एमाइड वो COOH में बदल जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो OH यहाँ पर आप लिखेंगे, जो कि यहाँ लिखने से छूट गया है, तो यहाँ पर ये OH यहाँ पर है COOH एंड हियर ऑल्सो यहाँ पर OH होगा। नोट्स बनाते वक्त इसको ज़रूर लिखिएगा। आगे देखिए कि दिस शुड बी OH ओवर हेयर। अब देखिए कि यहाँ पर इसका लैक्टोनाइजेशन हुआ, लैक्टोनाइजेशन इसका भी हुआ। लैक्टोनाइजेशन कैसे होता है? देखिए जो कार्बोनाइल जो कार्बन है वो उसके साथ एक हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है उसका रिएक्शन होता है, और इसमें दोनों के आपस के रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। देखिए कार्बोनाइल कार्बन है, उसके साथ जो OH जुड़ा हुआ है वो दूसरे CH2OH के OH ग्रुप के साथ इसने रिएक्शन किया, और इस तरह से लैक्टोन रिंग बना है। तो लैक्टोन रिंग में C डबल बॉन्ड O है, और यही C डबल बॉन्ड O एक ऑक्सीजन के साथ बंध बना के और एक चक्र का यहाँ पर चक्रीय यौगिक का साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। इसका जो है फर्दर हम अगर रिडक्शन करते हैं
तो और H2SO4 और मरकरी एमलगम के साथ अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं तो हम पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग है वो टूट गया और इस तरह से एल्डिहाइडिक ग्रुप हमें प्राप्त हुआ और साथ ही साथ जो CH2OH यहाँ पर था CH2OH वो वापस यहाँ पर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ओपन ये जो क्लोज चेन लैक्टोन था उससे फिर दोबारा हमें ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मिला और इसमें हमने देखा कि यहाँ पर एक HOH इस ग्लिसरल्डिहाइड में जुड़ गया है और अगर OH राइट हैंड साइड में है तो डीरिथ्रोज प्राप्त हुआ और OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में है इस एक्स्ट्रा CHOH जो इस बार किलियानी सिंथेसिस के द्वारा जुड़ा है तो फिर उसको हम D3Os के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ जो OH है उसको ज़रूर अपने नोट्स में डालिएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो है डी ग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जिसमें कि तीन एटम्स थे उससे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 एटम वाला नेक्स्ट हायर कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से किलियानी सिंथेसिस के द्वारा हम चेन लेंथनिंग कर सकते हैं और देखते हैं कि किलियानी सिंथेसिस का जो रीसेंट वर्जन है अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो कैसा है। ये देखिए डी ग्लिसरल्डिहाइड से शुरू होते हैं और इस तरह से जो है साइनोहाइड्रिन मिलता है। जैसा कि साइनोहाइड्रिन में हम देख रहे हैं कि साइनोहाइड्रिन बनते ही जो पहला कार्बन एटम था डी ग्लिसरल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन था वो sp2 हाइब्रिडाइज जिससे अब sp3 में परिवर्तित हो गया है यहाँ पर और एक और कार्बन इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ जुड़कर जैसा कि पहले भी हमने देखा था इसको एक श्रृंखला को इसने बढ़ा दिया या 1 2 3 4 कार्बन अब इसमें हो गए जो कि पहले 1 2 3 इसके अंदर थे। और फर्दर जो है इस जो साइनोहाइड्रिन हमें प्राप्त हुआ है उसका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर के प्रेजेंस में पैलेडियम और BSO4 के साथ इसका रिडक्शन किया जाता है और फर्दर हमें डीरिथ्रोज और D3Os इस प्रकार से प्राप्त होता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए और मैकेनिज्म पूछा जाए या शॉर्ट नोट्स आए आप इस वर्जन को साइड में लिखिएगा लेकिन जिससे पहले किलियानी फिशर सिंथेसिस का जो ओरिजिनल वर्जन बोला था वही एग्जामिनेशन में आप लिखिएगा। This information is for competitive examinations. So let us see Killiani-Fisher synthesis से हम आगे कैसे तरह तरह के यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए डीरिथ्रोज जो कि एल्डो टेट्रोज था वो हमको डी ग्लिसरल्डिहाइड से जो ट्रायोज था उससे मिला है। तो ये जो इरिथ्रोज है डी इरिथ्रोज उसका फिर किलियानी सिंथेसिस किया जाएगा तो डी राइबोज और डी एराबिनोज मिलेगा। डी राइबोज और डी एराबिनोज में अंतर सिर्फ यही है कि यहाँ पर OH इज़ ऑन द राइट हैंड साइड और इस जगह पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है। बाकी जो मॉलिक्यूल है आप देखिए सेम टू सेम दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो हमेशा जब आप जब लिखें तो किलियानी सिंथेसिस में एक एक जो कार्बन जुड़ता चला जाता है उसमें OH को एक बार राइट में और OH को एक बार लेफ्ट में लिखें और उसी तरह से जो हाइड्रोजन है उस अनुसार ऐड करते चले जाएं। तो आप देख सकते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल है उससे दो अलग अलग प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन के दो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस के द्वारा और फिर एक प्रत्येक जो ईच एंड एवरी जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है वो फर्दर किलियानी सिंथेसिस के द्वारा दो मॉलिक्यूल्स देता है। तो डी राइबोज से हमें डी एलोज और डी एल्ट्रोज प्राप्त होते हैं जिसमें कि देखिए एक OH राइट में है और एक OH लेफ्ट में है। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि डी एराबिनोज जिसमें जो सेकेंड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में था उसका किलियानी फिशर सिंथेसिस करेंगे तो हमें डी ग्लूकोज और डी मैनोज प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है जो नोट करने वाली बात है इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि हमें डी ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन का सीधा सीधा पता पड़ता है क्योंकि वो किस प्रकार से बना है। ये यहाँ पर लेफ़्ट में OH और फिर उसके बाद जो राइट में OH तो हमें हर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन पता पड़ता है। इसके साथ ही हम जो डी इरिथ्रोज को डी ग्लिसरल्डिहाइड से कैसे प्राप्त किया था वो भी हमने देखा।
सो विद द हेल्प ऑफ किलियानी सिंथेसिस हम जो कार्बोहाइड्रेट के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं प्रत्येक कार्बन के उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डेड श्योर हो सकते हैं। हमें पता हो सकता है, हम पता लगा सकते हैं कि जो हमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मिला है उसके हर एक जो कायरल कार्बन है, हर एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि किलियानी सिंथेसिस के द्वारा स्टेप बाय स्टेप जो है असेंडिंग होती है सीरीज़ की, एक एक करके कार्बन जुड़ता है और एक बार राइट में OH जुड़ेगा और एक बार लेफ्ट में OH जुड़ेगा। इस प्रकार से सारे स्ट्रक्चर्स की कॉन्फ़िगरेशन सारे जो कार्बोहाइड्रेट के जितने भी कायरल कार्बन है उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। सो लेट अस सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंसेस ऑफ किलियानी सिंथेसिस। इम्पोर्टेंस है कि दिस मेथड हेल्प्स टू सिंथेसाइज हायर एल्डोज फ्रॉम लोअर एल्डोज। तो इस मेथड के द्वारा जो उच्चतर एल्डोज का संश्लेषण जो निम्न एल्डोज है उसके द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि हम देख ही सक रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि दिस मेथड हेल्प्स टू डिटरमिन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्डोजेस। इस प्रकार के ये जो एल्डोज या कि एल्डोज का जो कॉन्फ़िगरेशन है हर एक कायरल कार्बन का, तो उस हर कायरल कार्बन का हम कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हैं, बशर्ते कि हम जिस एल्डोज से शुरू हुए हैं उसका हमें कॉन्फ़िगरेशन पता हो अगर, तो फिर हम आगे से आगे जितने भी एल्डोजेस हैं उच्चतर एल्डोज, हायर एल्डोज, उनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में श्योर हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको समझ में आई होगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अलावा जो यूनिवर्सिटी के रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं उन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बावजूद भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।